नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं नील बोर के बारे में। इनका जन्म 1885 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1962 में हुई थी। ओके, इनका जन्म हुआ था कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क में है। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, वहां पे है, उसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये फ्यूचर में ये प्रोफेसर अपॉइंट किए गए थे वहां पे, जो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी है। 1916 में फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद इनको नोबेल प्राइज भी मिला इनके वर्क के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम 1922 में इनको नोबेल प्राइज मिला स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के लिए। एटम का जो स्ट्रक्चर है उसका जो थ्योरी दिए थे उस पे इनको नोबेल प्राइज मिला 1922। ओके, तो अब हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ द एटम क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग रदरफोर्ड मॉडल इसके प्रीवियस पार्ट में पढ़े थे। उसमें रदरफोर्ड के मॉडल से 2-3 ड्रॉबैक आए थे। उन्होंने बताया था कि जो एटम है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, और सर्कुलर पाथ में मूव करने पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करने के कारण वो धीरे धीरे उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी और फाइनली वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। इस कारण स्टेबिलिटी ऑफ द एटम की वहां पे प्रॉब्लम हो गई थी, वो एटम स्टेबल कैसे रहेगा। तो इसी का सॉल्यूशन इसमें दिया नील बोर ने। तो इनका पोस्टुलेट हम लोग पढ़ते हैं। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब कि जैसे न्यूक्लियस हो गया एटम के अंदर, ठीक है, उसके चारों ओर एक पार्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट ही अलाउड किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, किसी भी एटम के अंदर, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही रोटेट करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही न्यूक्लियस का चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का और ये सारा का पॉइंट खत्म हो जाता है कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे वहां पे एटम में नाचते रहेंगे न्यूक्लियस के अराउंड। ओके, और जब न्यूक्लियस के अराउंड जब नाचेंगे तो इनका दूसरा पॉइंट है, जब ये न्यूक्लियस के चारों ओर जब घूमेंगे तो इसमें से कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होगा। तो यही दोनों पॉइंट बोर मॉडल का यहाँ पे बताया गया, नील बोर के द्वारा बताया गया। पहला है कि फिक्स्ड ऑर्बिट पे न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट करेंगे, और दूसरा है कि जो ऑर्बिट होगा उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये दोनों पोस्टुलेट है बोर मॉडल ऑफ एटम का। ठीक है, अब एक चीज और जान लेते हैं कि जो इसको थोड़ा सा डिटेल में, कि जो न्यूक्लियस हो गया, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सेंटर में तो न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो जो ये फिक्स्ड ऑर्बिट है इसको हम लोग एनर्जी लेवल कहेंगे, इसी को ऑर्बिट कहेंगे, इसी को शेल कहेंगे। तो कहीं पे सेल बोला जाएगा, कहीं पे इसको ऑर्बिट बोला जाएगा, कहीं पे इसको एनर्जी लेवल बोला जाएगा। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब देखिए न्यूक्लियस के अराउंड जो सबसे पहला ऑर्बिट है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1, तो ऑर्बिट को n से रिनोट करेंगे, और n को पहला ऑर्बिट है तो n1, इसी तरह से दूसरा ऑर्बिट है तो n2, तीसरा ऑर्बिट है n3, n4। ठीक है, इसी तरह से फिक्स्ड ऑर्बिट रहेगा न्यूक्लियस पर। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताते जा रहा हूं, एटम के अंदर में कैसा होता है। तो सेंटर पे न्यूक्लियस, उसके बाद जो पहला जो ऑर्बिट होगा उसको 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगा। ठीक है, जो पहला होगा उसको नामांकन भी कर दिया गया, उसका एक नाम भी दे दिया गया है, KLMN ऐसे कर, ABCD से नहीं स्टार्ट किया, KLMN उस समय से जो लिया गया वही चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑर्बिट होगा उसको K से जानेंगे, जो L ऑर्बिट, जो सेकंड ऑर्बिट होगा उसको L से, जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसको M से, N जो फोर्थ ऑर्बिट होगा N से, और उसका सो ऑन। इसी तरह से अगर पांचवा आता KLMNO, इस तरह से बढ़ते जाएगा। फिफ्थ ऑर्बिट O हो गया, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना सा हमारा काम चला, इसलिए हम लोग शॉर्ट में इतना पढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा, उसके एनर्जी लेवल की बात करते हैं। 3 चीज मैंने बताया था, ऑर्बिट हो गया, शेल हो गया, और एनर्जी लेवल हो गया। तो एनर्जी लेवल जो होगा, सबसे कम एनर्जी लेवल पहला वाला ऑर्बिट होगा, उससे ज्यादा एनर्जी लेवल 2, उससे ज्यादा होगा थर्ड, उससे ज्यादा होगा फोर्थ। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेंगे, ठीक है, वो कितने रहेंगे वो भी आएगा। जितने भी और इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में रहेंगे उन सबका एनर्जी लेवल सेम, सेकेंड में रहेगा उसका सेम, थर्ड में रहेगा उसका सेम। तो लेकिन आपस में दोनों का वेरी करेगा, मतलब कि सेकंड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका एनर्जी लेवल थर्ड ऑर्बिट वाले से वेरी करेगा, लेकिन आपस में सेम होंगे। ओके, मतलब कि सेकंड नंबर ऑर्बिट एल सेल में जितने भी
इलेक्ट्रॉन है उन सबका एनर्जी लेवल सेम, तो इसको एनर्जी लेवल से भी बोल सकते हैं, KLMNO से भी बोल सकते हैं, या फिर N = 1 2 3 4 इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबका मतलब है, तो यही है मेन बोर मॉडल ऑफ एटम का, यही मेन पोस्टुलेट के हिसाब से यही चीज इसमें बताया गया। ठीक है, तो एक बार फिर से जान लेते हैं। तो पहला जो ऑर्बिट हो गया वो K शेल कहलाएगा, दूसरा जो ऑर्बिट हो गया वो L शेल, तीसरा M, चौथा N शेल कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रॉन्स के बारे में जान लेते हैं, और इसके बारे में जो शेल है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा ये अगले वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स के बारे में जान लेते हैं। तो 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा एक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया जो कि एटम के अंदर ही था, लेकिन इसमें कोई भी चार्ज नहीं था और इसका जो मास था वो प्रोटॉन के बराबर था। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल अभी तक हम लोग जो हमने पढ़ा, जैसे जो गोल्डस्टीन के द्वारा जो प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, उसी तरह चैडविक के द्वारा एक बताया गया कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर में होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसका जो वेट है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, उसको हम लोग न्यूट्रॉन नाम दिया गया, उनके द्वारा जो नाम दिया गया वो न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो सभी एटम में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मेन हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर न्यूट्रॉन छोड़ के बाकी जितने भी एटम होते हैं, जितने भी एलिमेंट के एटम होते हैं, सब में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसको रिप्रेजेंट N से किया जाएगा। ठीक है, और स्मॉल n से किया जाएगा, और जो उसका जो मास है जैसे कि मैंने बताया कि इसका मास जो है कंसंट्रेटेड रहेगा न्यूक्लियस पे ये एटम का मास होता है, और जो पूरा जो मास होगा एटम का, तो प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर को जोड़ देंगे तो पूरा मास निकल के आ जाएगा एटम का। अब यहाँ पे एक फिगर में देख सकते हैं ये कार्बन एटम है। ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 6, देख सकते हैं जो ब्लू कलर का 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो इसके चारों ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बाकी के जो सेकेंड की L सेल है उसमें 4। अभी किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो अगले वाले पार्ट में आएगा, तो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इसके चारों रोटेट करें, और इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज में रेड कलर से है वो सब प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन है यहाँ पे, और जो ग्रीन कलर से है वो न्यूट्रॉन है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहेंगे, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं वो चारों ओर घूमते हैं। तो यहाँ से एक तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम फाइनलाइज हो जाता है कि इस तरह का एटम का स्ट्रक्चर होता है, जो अभी भी यही चल ही रहा है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप सभी को आता ही होगा, फिर भी हम बना लेते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम। वेरी कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह पूछा ही जाता है। तो आप देख सकते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों ओर न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहेगा। प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज निगेटिव होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नाम से ही है न्यूट्रॉन का न्यूट्रल। ठीक है, तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।